हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हम अकाउंट सर्विस का कोड रिव्यू कर रहे थे, साथ ही जो बग्स हमें मिल रहे थे उन्हें भी हम फिक्स कर रहे थे। अब ये जो लेक्चर है पिछले लेक्चर का ही सेकेंड पार्ट है। मतलब अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो पहले इससे पहले वाला लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हमने पहले फिक्स की हैं उसी के बाद से इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे, हमारे पास एक पेरेंट फोल्डर है बैंकिंग सिस्टम पेरेंट करके, एंड इसके अलावा जितनी भी आपको फाइल दिख रही हैं वो चाइल्ड हैं। तो हमने क्या किया था, अपना जो अकाउंट सर्विस का pom.xml था उसको इस पेरेंट बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज किया था। मतलब जो कॉमन चीज़ें थी, जो भी वर्जन थे वो सब पेरेंट से आ रहे थे, एंड जो इंडिविजुअल चीज़ें थी वो सिर्फ हम इसमें रख रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे पेरेंट को चेंज करते हैं एंड बाकी के वर्जन हटाते हैं, इसके साथ ही पेरेंट में मॉड्यूल सेट करते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी एरर आने लग जाती हैं। अब ये एरर क्यों आती हैं, इनका सिर्फ एक रीज़न है कि अभी ये जो हमारा एप्लीकेशन था, ये जो हमारी सर्विस थी, वो स्प्रिंग बूट 4.0.5 के हिसाब से डिपेंडेंसी ले रही थी। मतलब अभी तक जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो स्प्रिंग बूट 4.0.5 के हिसाब से लगी हुई थी, बट जो हमारी पेरेंट है वो 3.4.10 के हिसाब से है। मतलब जो पेरेंट में वर्जन है जितने भी, वो 3.4.10 के हिसाब से है। एंड ये चीज़ कोई गलत नहीं है कि आप 4.0 से हटा के 3.4 में डिग्रेड कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आपकी एक माइक्रो सर्विस 4.0 के हिसाब से चल रही है एंड दूसरी माइक्रो सर्विस 3.4 के हिसाब से चल रही है, तो वहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। इसीलिए ये चाइल्ड एंड पेरेंट आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है ताकि सारी माइक्रो सर्विस एक ही वर्जन पर चलें। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ये जो एरर आ रहे हैं, तो एरर इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि जो पुराना वर्जन था, मतलब जो 4.0.5 का हम डिपेंडेंसी यूज कर रहे थे, वो सारी डिपेंडेंसी तो नहीं कह सकते, बट कुछ डिपेंडेंसी ऐसी होती हैं जो हर स्प्रिंग बूट वर्जन में अलग होती हैं। मतलब कुछ स्प्रिंग बूट में जैसे आर्टिफैक्ट आईडी है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एंड दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे भी डिपेंडेंसी हैं जो स्प्रिंग बूट 3 में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, तो उन्हें भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक एरर आ रही है पेरेंट में, तो ये पेरेंट की एरर तो ऑटोमेटिक चली जाएगी। जैसे आपकी ये नीचे की डिपेंडेंसी ठीक होंगी वैसे ही वो सही हो जाएगी। इसके बाद जो सेकेंड एरर है वो फ्लाईवे एंड काफका में आ रही है। तो फ्लाईवे एंड काफका में इस वजह से आ रही है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम वर्जन चेंज करते हैं ना, तो इंटरनली ये पुराना वर्जन ही उठा रहा होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कितना भी माथापच्ची कर लो, कितनी भी चीज़ें चेंज कर लो, लेकिन ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे आप स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी यूज ना करके इसकी जो कोर डिपेंडेंसी है, मतलब फ्लाईवे की जो ओरिजिनल डिपेंडेंसी है जो हर जगह यूज हो सकती है, अगर हम वो डिपेंडेंसी यूज कर लें तो ये परफेक्टली काम करेगी। इसी तरह से ये जो काफका है, इसकी भी जो कोर डिपेंडेंसी है, जो इसका एक्चुअल ओरिजिनल जार है, अगर हम उसको डाउनलोड कर लें तो ये चल सकता है। तो हमें मैनुअल डाउनलोड नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे बताना है कि आपको कौन सी जार डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो फ्लाईवे में हम क्या करेंगे, फ्लाईवे की जो कोर डिपेंडेंसी है, जो ओरिजिनल डिपेंडेंसी है, वो org.flyway.db से आती है। तो यहाँ पे हम इसका ग्रुप नेम चेंज कर देते हैं, ये पूरा हटाते हैं इसका ग्रुप नेम, यहाँ से इसको रिमूव करिए एंड यहाँ लिखेंगे org.flyway.db। अब इसका ग्रुप आईडी चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली इसका आर्टिफैक्ट आईडी भी चेंज करना पड़ेगा। तो आर्टिफैक्ट आईडी में अभी ये जो स्प्रिंग की डिपेंडेंसी लगी हुई है इसको हटा के इसकी जो ओरिजिनल डिपेंडेंसी है वो लगाएंगे। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा फ्लाईवे कोर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देनी, जब भी आप ये फ्लाईवे कोर की डिपेंडेंसी लगाओगे तो आप एक और डिपेंडेंसी देख लेना फ्लाईवे डेटाबेस की। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लाईवे डेटाबेस की ऑलरेडी हमारे पास डिपेंडेंसी लगी हुई है, तो ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसको सेव करके देखिए, हाँ ये एरर चली गई है। अब दूसरा हमें काफका के साथ भी इसी तरह का कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। इसमें क्या है, अभी जो डिपेंडेंसी लगी हुई है वो बूट की डिपेंडेंसी है, बट इसके अलावा भी एक डिपेंडेंसी होती है जो स्प्रिंग की डिपेंडेंसी होती है, स्प्रिंग बूट की नहीं, बट वो स्प्रिंग की डिपेंडेंसी आप बोल सकते हो, क्योंकि उसका जो ग्रुप होता है
वो org.springframework.kafka होता है, नॉट बूट। तो यहाँ पे कर देंगे काफका। एंड अब ग्रुप आईडी चेंज की है तो आपका यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी भी चेंज हो जाएगा। तो इस काफका को हटाते हैं, मतलब ये स्टार्टर को हटाते हैं एंड इसकी जगह आ जाएगा स्प्रिंग काफका। ठीक है, इसको भी कर दीजिए सेव। अब नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे OAuth2 रिसोर्स सर्वर पे एरर आ रही है। इधर आप देखोगे तो यहाँ भी वर्जन वाला ही एरर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो स्प्रिंग बूट 3 है उसमें इसका नाम थोड़ी सा चेंज है, आर्टिफैक्ट का नाम चेंज है। इसमें जो ये सिक्योरिटी वर्ड है, ये सिक्योरिटी अगर आप हटा दोगे यहाँ से तो ये आपका प्रॉपर काम करेगा। इसको करिए सेव, ये आपका सही हो गया। दूसरा यहाँ पे वेब MVC लगा हुआ है, तो ये वेब MVC नई स्प्रिंग बूट में आया है। ये अगर आप स्प्रिंग बूट 3 यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपके सारे प्रोजेक्ट में वेब ही पड़ा होगा, वेब MVC नहीं है। तो इसको कर दीजिए वेब। ठीक, इसे भी करिए सेव। अब आगे देखते हैं तो यहाँ पे ओपनफिन एंड यूरेका क्लाइंट में भी एरर आ रहा है, बट ये तो ठीक दिख रही हैं। बट यहाँ पे ये वर्जनिंग का प्रॉब्लम दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। पहले हम यहाँ के इशू रिजॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है, ये सारे टेस्टिंग की डिपेंडेंसी है। तो ये टेस्टिंग की डिपेंडेंसी में एरर आती है क्योंकि ये टेस्टिंग की डिपेंडेंसी एक्चुअली इसमें वर्क ही नहीं करेंगी। तो इनको यहाँ से कर देते हैं डिलीट। एंड यहाँ ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है, इसको भी डिलीट करेंगे। पहले हम टेस्टिंग को कर देते हैं। एंड कहाँ से सेलेक्ट हुआ हमारा, ये JPA टेस्ट से। ठीक है, इसको करिए यहाँ से डिलीट। अब ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट दिख रहा है, ये भी सब पेरेंट से आएगा। इसके बाद ये जो बिल्ड है ये भी पेरेंट से आएगा, कुछ भी नहीं चाहिए। हम इसको यहाँ नीचे तक बिल्ड तक कर देते हैं डिलीट। ठीक है, अब ये एक एक्स्ट्रा टैग है, ये नहीं चाहिए। अब इसको करिए सेव। अब आप देखोगे कि जितनी भी यहाँ पे ऊपर आ रही थी ना एरर, वो सब सारी चली गई हैं। देन इसको कर लेते हैं सेव। अब कुछ लोगों के प्रोजेक्ट में एक और प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे ही ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं ना, उनका एक यहाँ पे फोल्डर गायब हो जाता है। मतलब जो main/java वाला फोल्डर है ये यहाँ पे नहीं दिखता है। तो मैंने इसके लिए पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर ये चला जाए यहाँ पे ना दिखे तो किस तरह से करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अपने प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, देन आएंगे प्रॉपर्टी में, इधर आपको जावा बिल्ड पाथ दिखेगा, इसमें आएंगे। देन इधर सोर्स टैब के अंदर आपको देखना है कि आपका फोल्डर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से ऐड फोल्डर करेंगे और उसमें आपको यहाँ पे पूरी हायरार्की दिख जाएगी, मतलब मेन वाली, टेस्ट वाली, सब कुछ दिख जाएगी। तो आपको क्या करना है, मेन के नीचे वाला जो जावा है उसको क्लिक कर देना है, मतलब टिक नहीं होगा तो उसको टिक कर देना है। एंड फिनिश करोगे तो जैसे आप टिक करके फिनिश करते हो आपका यहाँ पे फोल्डर दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी दिख रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको टेस्ट करने से पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई है कि हम यहाँ पे फिन क्लाइंट का यूज कर रहे हैं, राइट। एंड फिन क्लाइंट हमने लगा भी रखा, बट क्या फिन क्लाइंट को हमने इनेबल किया है? तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अपने जावा में आएंगे, इधर जो आपका पेरेंट है, मतलब जो आपका मेन पैकेज है, मेन पैकेज के अंदर जो मेन फाइल है उसको आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे हमने इनेबल नहीं किया। तो एक बार हम अपने फिन क्लाइंट को इनेबल भी कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने इनेबल नहीं किया तो आपका फिन क्लाइंट काम नहीं करेगा। इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे ऐड इनेबल फिन क्लाइंट, देन आपको बताना होता है बेस पैकेज। तो जहाँ पे भी हमने फिन क्लाइंट बनाया है उसका हमें एड्रेस देना पड़ेगा पैकेज का। तो यहाँ पे लिखिए com.bank.account.client। ठीक है, इसको कर दीजिए इसे। अब कर लेते हैं हमने प्रोजेक्ट को टेस्ट। तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको इधर आपको रजिस्ट्रेशन तो करना नहीं है क्योंकि आपका यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मतलब हम काफ़ी सारे यूज़र रजिस्टर कर चुके हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करते हो आपको एक OTP आएगा, OTP को आप वेरीफाई करिए। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट सर्विस को हिट करेंगे। तो अकाउंट सर्विस को हिट करने से पहले आपको 2 API हिट करनी है, एक लॉगिन API, दूसरा OTP वेरिफिकेशन के लिए, OTP वेरीफाई करने के लिए OAuth2/token। तो सबसे पहले हम लॉगिन को हिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है रोहन एंड उसका पासवर्ड 123456। इसको हिट करते हैं।
बट ये कैसे हिट होगा, अभी तो आपने अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किए होंगे। तो इसको हिट करने से पहले आपको सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेने हैं, सर्विसेज स्टार्ट कर लेनी है, सर्वर स्टार्ट कर लेना है। इसके साथ ही आपने जो अकाउंट सर्विस बनाई है इसके लिए आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए अकाउंट डीबी नाम का। मतलब आप अपने YML फाइल में देख लोगे कि डेटाबेस का क्या नाम आपने दिया है, सेम डेटाबेस नेम का आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा अपने PostgreSQL में। आप उसके लिए PG एडमिन यूज कर रहे हो या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप वो देख लेना। तो कुल मिला के आपको एक डेटाबेस चाहिए। एंड जैसे ही ये दो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं आप अपने एप्लीकेशन को हिट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें कर रखी हैं, सारे सर्विसेज एंड सर्वर रन कर रखे हैं, साथ ही डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। तो मैं जस्ट यहाँ पे हिट कर दूंगा। अब जैसे ही आप हिट करते हो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। एंड मेरे पास OTP आ चुका है, तो हम आएंगे इस API में OAuth2/token में, एंड यहाँ पे हम डालेंगे अपनी जो OTP आई है। तो बॉडी में आएंगे, इधर ये OTP चेंज करिए, इसकी जगह नया OTP डालेंगे तो 150005। देन इसको कर दीजिए सेंड। अब जैसे आप सेंड करते हो आपके पास एक एक्सेस टोकन आ जाएगा। इसी एक्सेस टोकन को हमें यहाँ से कॉपी करना है, तो इधर से करेंगे कॉपी एंड लास्ट तक ये रहा इसका एंड, Ctrl+C। अब हमें एक नया टैब लेना पड़ेगा क्योंकि हम अब बनाएंगे अकाउंट सर्विस के लिए। तो सबसे पहले तो जो रिक्वेस्ट होगी वो पोस्ट होगी, एंड यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखना है, एक बार हम कंट्रोलर में चेक कर लेते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, इधर कंट्रोलर में आएंगे एंड यहाँ पे आपको अकाउंट कंट्रोलर मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिए। अब इधर आपको एक एंड पॉइंट दिखेगा /account, एंड इसी का हमें यूज करना है। /account के थ्रू ही हम इस API को हैंडल कर पाएंगे, इस API के पास रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, हमने यहाँ प्री ऑथराइज का यूज किया है एंड इसमें हमने अथॉरिटी सेट की है। मतलब जिस यूजर के पास क्रिएट अकाउंट की अथॉरिटी होगी वही इस मेथड को एक्सेस कर पाएगा। तो देखिए, अगर आप अपने टोकन में ये क्रिएट अकाउंट अथॉरिटी सेट कर रहे हो, मतलब जब टोकन क्रिएट हो रहा है उस टाइम पे आप यूजर ID तो दे ही रहे हो, इसके साथ ही अगर आप एक और क्लेम दे रहे हो क्रिएट अकाउंट टाइप का, तब तो ये चल जाएगा मेथड। एंड अगर टोकन के अंदर क्रिएट अकाउंट नहीं मिला, क्रिएट अकाउंट क्लेम नहीं हुआ, तो आपका ये मेथड नहीं चलेगा। मैं इसको हिट करके देखता हूँ एंड मुझे पता है कि हमने क्लेम में कभी भी ये क्रिएट अकाउंट सेट नहीं किया, तो ये आपका मेथड हिट नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार हिट करके देखता हूँ क्या एरर आती है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो आएंगे पोस्टमैन में, इधर डालेंगे http://localhost:8080/API/accounts। इसके साथ ही हमें हेडर में एक तो डिवाइस ID सेट करनी पड़ेगी, दूसरा जो ऑथराइजेशन टोकन आ रहा है, एक्सेस टोकन आ रहा है, इसको भी सेट करेंगे। तो इस बॉडी मतलब रिस्पॉन्स बॉडी को करते हैं नीचे, एंड यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपनी 2 की मतलब हेडर की। सबसे पहले ऑथराइजेशन सेट करते हैं, तो ऑथराइजेशन ये आ गया। इसमें आपको कैसे सेट करना है, सबसे पहले तो लिखना होता है बैरर देन स्पेस, एंड इसके बाद आपको पेस्ट कर देना है जो आपने टोकन कॉपी किया था। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड दूसरी चीज़ आपको देनी है डिवाइस ID, जिसका हमने की क्या रखा था कोड के अंदर, x-device-id, एंड इसको हम कर देंगे कुछ भी नाम दे दीजिए अभी, डिवाइस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आते हैं बॉडी में एंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रॉ, देन टेक्स्ट की जगह जेसन। अब यहाँ देना क्या है, तो हम यहाँ पे 2 चीज़ें दे रहे हैं, एक अकाउंट टाइप और दूसरा इनिशियल डिपॉजिट। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे जेसन में लिख देंगे। सबसे पहले अकाउंट टाइप, एंड ये टाइप क्या होगा, मान लीजिए हमें सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे सेविंग, एंड दूसरी चीज़ होगी इनिशियल डिपॉजिट, एंड इसकी वैल्यू सेट कर देंगे 5000। ठीक है, बस इतनी चीज़ें देनी थी, इसको कर दीजिए सेंड। तो ये आ गया 403 फॉरबिडन। अब
इसका रीजन यही है कि हम मेथड के ऊपर प्री ऑथराइज यूज कर रहे हैं, मतलब एक सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं, मेथड लेवल सिक्योरिटी, एंड वहाँ पे हमने हैज़ अथॉरिटी कर रखा है। इसका मतलब है कि जिस भी यूजर को वो पर्टिकुलर अथॉरिटी अलाउ है वही उस मेथड को एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अब अगर अभी भी आपको ये लगता है कि आपने किया है या आपको याद नहीं है, तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। कहाँ से चेक करेंगे, तो आएंगे हम STS में। इधर हमें जाना होगा जहाँ पे हम JWT टोकन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑथ सर्विस है, ऑथ सर्विस के अंदर ही हम JWT क्रिएट कर रहे हैं। ऑथ में आना पड़ेगा आपको main/java में, एंड यहाँ पे मिलेगा आपको कॉन्फ़िग पैकेज, कॉन्फ़िग के अंदर आना है। इधर ऑथराइजेशन सर्वर कॉन्फ़िग, इसको ओपन करिए, एंड यहाँ पे आपको एक टोकन कस्टमाइजर मेथड मिलेगा, मतलब एक बीन क्रिएट कर रहे हो, एंड यहाँ पे आप क्लेम सेट कर रहे हो, मतलब यूजर आईडी को सेट किया है आपने क्लेम के अंदर, एंड इसी का यूज किया है आपने जब आप इधर टोकन जनरेट कर रहे हो। तो आप इधर पास कर रहे हो, मतलब बता रहे हो इसको कि आपको नॉर्मल JWT क्रिएट नहीं करना है। जब आपको JWT क्रिएट करना है उससे पहले आपको ये क्लेम भी सेट करना है। तो यहाँ पे आपने ये लाइन भी ऐड कर दी है, ठीक है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे केवल यूजर आईडी को ही सेट कर रहे हो, इसके अलावा कोई दूसरा क्लेम सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ यूजर आईडी है एंड उसकी वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, एक और क्लेम सेट करना है अथॉरिटी के लिए, एंड उस अथॉरिटी को भी आप टोकन के साथ ही भेजोगे, मतलब जब टोकन जनरेट होगा तो उसके अंदर अथॉरिटी भी होगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इसके लॉजिक पे, मतलब अब हमें लगाना तो है बट किस तरह से लगाना है, अथॉरिटी किस तरह से ऐड करेंगे क्लेम में, कहाँ से मिलेगी हमें, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। तो देखो ये जो लॉजिक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली थी यूजर। यूजर क्या है, ये यूजर डिटेल का एक वेरिएबल है, मतलब जो यूजर डिटेल इंटरफेस है उसका एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हम इधर इंस्टांस ऑफ के थ्रू ये चेक कर रहे थे कि जो प्रिंसिपल है वो सेम इंस्टांस को प्रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सेम इंस्टांस को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है, मतलब प्रिंसिपल और यूजर डिटेल अगर सेम इंस्टांस को पॉइंट कर रहे होते हैं, तो फिर जो भी प्रिंसिपल आया है वो हम यूजर डिटेल टाइप में कास्ट कर रहे हैं। मतलब इस एक लाइन से 3 चीज़ें कंप्लीट हो रही थी। पहले तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे थे कि ये इंस्टांस ऑफ यूजर डिटेल का है या नहीं है, मतलब जो ये प्रिंसिपल है ये यूजर डिटेल इंस्टांस को पॉइंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोनों का अगर इंस्टांस सेम है तो क्या होगा, यहाँ पे एक हम वेरिएबल ले रहे हैं, एंड जो भी इस गेट प्रिंसिपल ने रिटर्न किया है, मतलब इस प्रिंसिपल के पास जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी इस यूजर में। तो यूजर के अंदर क्या है, यूजर के अंदर एक्चुअली है लॉग्ड इन यूजर का डिटेल, ठीक। अब आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है यूजर के अंदर लॉग्ड इन इंफॉर्मेशन है, लॉग्ड इन यूजर की डिटेल है, बट क्या क्या डिटेल है ये तो हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम चीज़ें समझेंगे कि क्या क्या हमें यहाँ से निकालना है, या इधर हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेटा है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमें इसका कोड देखना पड़ेगा। अब ये यूजर डिटेल का कोड कहाँ मिलेगा, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यूजर डिटेल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे हुआ है। जहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, मतलब जिस क्लास का यूज करके हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, हमें सारी डिटेल वहीं दिखेगी। तो ये जो यूजर डिटेल है इसका ऑब्जेक्ट बना है कस्टम यूजर डिटेल सर्विस में। अब कस्टम यूजर डिटेल सर्विस हमने ऑथ सर्विस जब कंप्लीट की थी तब बनाई थी। मैं एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप Ctrl+Shift+R करोगे तो यहाँ पे कस्टम यूजर डिटेल सर्विस दिख जाएगी। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, टाइप करने से आपको ये सर्विस दिखने लग जाएगी। इसको कर लीजिए ओपन। अब इधर क्या हुआ है, इसको यूजर डिटेल सर्विस बनाने के लिए, मतलब यूजर की इंफॉर्मेशन रखने के लिए एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है यूजर डिटेल सर्विस, एंड इसके पास एक मेथड होता है लोड यूजर बाय यूजर नेम, एंड ये रिटर्न क्या करता है, यूजर डिटेल। मतलब ये जो यूजर डिटेल हम वहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम रिटर्न क्या कर रहे हैं ये देख लेते हैं। तो इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है यूजर, एंड यूजर के अंदर हम सबसे पहले तो यूजर डॉट गेट यूजर नेम कर रहे हैं, मतलब यूजर नेम सेट कर रहे हैं। दूसरा यूजर का पासवर्ड है, एंड तीसरा है रोल। अब ये रोल ऐसे सिंपल रोल नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली रोल एंड अथॉरिटी 2 चीज़ें जा रही हैं इसके अंदर, ठीक। अब ये कोड आपको थोड़ा सा एडवांस लग रहा होगा, बट मैंने इसका एक एक वर्ड, एक एक
लाइन बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपने ये कस्टम यूजर डिटेल सर्विस का कोड नहीं समझा है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो एक बार उसको देख लीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे टू लिस्ट लगा रखा है हमने। एंड ये लिस्ट किस तरह से तैयार हो रही है, सबसे पहले तो यूजर का नेम आ रहा है, देन यूजर का पासवर्ड आ रहा है, देन अथॉरिटी आ रही है। अब जो अथॉरिटी आ रही है उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उसका रोल लिखा होगा ऊपर, एंड रोल के नीचे अथॉरिटी होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही अथॉरिटी हैंडल कर रहा है, एक रोल के पास मल्टीपल अथॉरिटी हो सकती हैं, तो ये मल्टीपल अथॉरिटी उसमें सेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब बताने का मतलब ये है कि हमें जो अथॉरिटी चाहिए वो मिलेगी हमें इसी ऑब्जेक्ट से, मतलब यूजर डिटेल से, जिसके लिए हमने एक वेरिएबल ले रखा है यूजर। यहाँ पे आप देखोगे ऑथराइजेशन कॉन्फ़िग में, तो हमने एक वेरिएबल ले रखा है यूजर। तो इसी यूजर से आपको अथॉरिटी निकालनी है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इधर लिखते हैं कोड। अब लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा हमें कहाँ से क्या चीज़ लेके आनी है। तो इधर सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं जो लिस्ट टाइप का होगा। अब यहाँ पे लिस्ट का टाइप क्या होगा, तो देखो जो यूजर डिटेल ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आ रहा था कस्टम यूजर डिटेल सर्विस से, वो एक ऑब्जेक्ट था, एंड उसके अंदर जो अथॉरिटी थी वो भी ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो एक क्लास है सिंपल ग्रांट अथॉरिटी करके, इसी के थ्रू हम रोल भी निकाल रहे हैं, मतलब इसी में हम रोल भी सेट कर रहे हैं एंड अथॉरिटी भी। ये रोल डॉट गेट नेम एंड अथॉरिटी डॉट गेट नेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रही है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब भी हम कोई भी क्लेम्स ऐड करते हैं, मतलब कुछ भी हम क्लेम में ऐड करते हैं, कोई भी नया क्लेम ऐड करते हैं, तो वो क्लेम हमेशा एक प्लेन टेक्स्ट होता है, मतलब एक स्ट्रिंग होती है। इधर आप ऑब्जेक्ट नहीं भेज सकते हो क्लेम को। तो जो हमें यहाँ पे लिस्ट चाहिए वो भी हमें एक स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि जो यूजर डिटेल हमें देगा डेटा वो ऑब्जेक्ट में होगा, मतलब जो अथॉरिटी की लिस्ट होगी वो ऑब्जेक्ट में होगी। बट हमें एक एक अथॉरिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पे जो हम ये लिस्ट ले रहे हैं ये लेंगे स्ट्रिंग में। ठीक, इसका नाम दीजिए अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे यूजर डिटेल के पास एक मेथड होता है गेट अथॉरिटीज़ करके, उसी का यूज कर लेंगे। बट यहाँ पे यूजर डिटेल को यूज नहीं करेंगे। यूजर डिटेल का एक वेरिएबल है जो इसको रेफर करता है, जिसका नाम है यूजर। तो यूजर डॉट गेट अथॉरिटीज़। अब ये गेट अथॉरिटी हमें सारी लिस्ट दे देगा, पूरे ऑब्जेक्ट की लिस्ट दे देगा जो भी हमने कस्टमर यूजर डिटेल सर्विस में ऐड की थी। ठीक है, अब इससे हमें एक एक ऑब्जेक्ट निकालना है एंड उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम स्ट्रीम का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए डॉट स्ट्रीम, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डॉट मैथ। अब इसमें हम मेथड रेफरेंस का यूज कर लेंगे, मतलब एक इंटरफेस है ग्रांट अथॉरिटी जिसको सिंपल ग्रांट अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करता है। मतलब सिंपल ग्रांट अथॉरिटी एक क्लास है एंड इसी इंटरफेस को वो इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, एंड इसके पास एक मेथड होता है गेट अथॉरिटी करके, जो कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है। तो इसी का हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे लिखिए ग्रांट अथॉरिटीज, ये आपको ग्रांटेड अथॉरिटी दिख रही है, इसी को इंपोर्ट करना है। देन मेथड रेफरेंस के लिए डबल कॉलन लगाने पड़ते हैं। देन मेथड का नाम, तो मेथड का नाम है गेट अथॉरिटी। ठीक है, अब ये पूरा हमें डेटा किस में चाहिए, लिस्ट में, तो इसको कर देंगे डॉट टू लिस्ट। ठीक है, देन इस अथॉरिटी को क्लेम में सेट करने के लिए यहाँ पे लिखिए कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट क्लेम डॉट क्लेम। अब इसमें की एंड वैल्यू देनी पड़ती है, मतलब क्लेम का नाम एंड क्लेम की वैल्यू। तो क्लेम का नाम दीजिए यहाँ पे अथॉरिटीज़, एंड वैल्यू में दे देंगे जो अभी हमने लिस्ट निकाली है अथॉरिटी की, मतलब अथॉरिटी नेम की, तो अथॉरिटीज़ एंड सेमीकोलन। इसको करिए सेव। इसके बाद बाकी चीज़ें ये ऑटोमेटिक हैंडल कर ही लेगा, मतलब ये कॉल हो ही रहा है। तो जब यूजर आईडी जाएगा तो उसके साथ ही ये वाला क्लेम भी चला जाएगा। एंड इसके साथ जब ये JWT यहाँ पे जनरेट होगा तो API गेटवे या जो भी ऑथराइजेशन सर्वर है, ऑथराइजेशन सर्वर हमारा ऑथ सर्विस है, तो वो चेक कर लेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब इससे पहले की स्टोरी में चलते हैं, मतलब मैं जो आपको कस्टम यूजर डिटेल सर्विस दिखा रहा था इसमें चलते हैं। इधर आपको एक चीज़ और समझने को मिलेगी
यहाँ पे जितनी भी हम चीज़ें उठा रहे हैं ये हम ला रहे हैं यूजर रेपो से। यहाँ से देख रहे हो यूजर रिपोजिटरी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एंड यूजर रेपोजिटरी से ही हम यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, अथॉरिटी सब कुछ इसी से निकाल रहे हैं। अथॉरिटी तो नहीं है, मतलब रोल निकाल रहे हैं एंड इंटरनली रोल टेबल से अथॉरिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी सर्विस है या एपीआई है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में रोल इंसर्ट करा रहे हैं या रोल अथॉरिटी की मैपिंग करा रहे हैं। मतलब मान लीजिए किसी का रोल है रोल एडमिन, तो क्या हम कहीं पे सेट कर रहे हैं कि रोल एडमिन को कौन कौन सी अथॉरिटी दी जाएंगी? तो ऐसा अभी नहीं है। इसके अलावा अभी हमने ये भी फंक्शनैलिटी नहीं बनाई है कि किस बंदे को कौन सा रोल दिया जाएगा। मतलब टेबल तो हम सारी बना चुके हैं ऑथ सर्विस में, बट हमने कहीं पे भी ये फंक्शनैलिटी नहीं बनाई है कि किस यूजर को कौन सा रोल दिया जाएगा एंड वो रोल के पास कौन कौन सी अथॉरिटी होंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी जो कि प्रोडक्शन लेवल की होनी चाहिए। बट इस फंक्शनैलिटी को हम इस सिंगल लेक्चर में कवर नहीं करेंगे क्योंकि प्रोडक्शन लेवल RBAC फंक्शनैलिटी एंड अकाउंट सर्विस टेस्टिंग ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हम मर्ज नहीं कर सकते, बट इंटरनली ये कनेक्टेड हैं। तो अगर हमें प्रॉपर अपना अकाउंट सर्विस टेस्ट करना है एंड उसकी फंक्शनैलिटी को प्रोडक्शन लेवल पर लेकर जाना है तो हमें यहाँ पे RABC को क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड अगर इसके थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो लेक्चर को लाइक करिए एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।